वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आज का टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आज का जो टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर अ मेटालिक कंडक्टर, जो मेटालिक कंडक्टर होता है, और अ रेजिस्टेंस वायर। अ मेटालिक कंडक्टर a metallic conductor or a resistance wire. A metallic conductor or a resistance wire offers resist to the flow of current. Offers to a resistance metallic conductor or resistance wire offers resistance to the flow of current so work must be done by the current source for a continuous flow flow of electric current. So electric current through a conductor. तो स्टूडेंट, आपको पता है जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है कंडक्टर के अंदर से, तब उसके अंदर रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो होता है उसको ऑपोज करता है। तो ऑपोज करने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर कोलाइड होने के कारण यहाँ पर एनर्जी लूज होती है, और जो एनर्जी लूज होती है वो हीट के फॉर्म में लूज होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से एक बार, a metallic conductor offers resistance to the flow of current, यानी रेजिस्टेंस जो होता है फ्लो ऑफ करंट को, यहाँ पर जब करंट फ्लो करता है तो उसे रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पर आपको पता है जो मेटालिक वायर होता है, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारा कंडक्टर है, और कंडक्टर की अंदर से जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बनती है, और काइनेटिक एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर जिगजैग, वो कहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहीं भी फ्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर कोलाइजन होता है, और कोलाइजन के कारण यहाँ पर एनर्जी लूज होती है, और जो एनर्जी लूज होती है वो हीट के फॉर्म में यहाँ पर लूज होती है। स्टूडेंट, फिर से एक बार, अ मेटालिक कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो करंट का फ्लो होता है उसके अंदर, करंट कब फ्लो होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से निकलते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोलाइड करते हैं, कोलाइजन होता है, और कोलाइजन के कारण जब उनके बीच में यहाँ वो रैंडमली यहाँ पर मूव करते हैं, और रैंडमली मूव करने के कारण यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर वो कोलाइड करते हैं, और कोलाइड के कारण यहाँ पर से जो एनर्जी लूज होती है वो हीट के फॉर्म में लूज होती है। उसी को ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो यहाँ पर जो कंडक्टर यानी जो मेटालिक वायर होता है उसके अंदर यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है, और जब वो फ्लो होता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रैंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली मूव करने के कारण वो इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर कोलाइजन होने के कारण यहाँ पर जो एनर्जी लूज होती है वो हीट के फॉर्म में लूज होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर
कंसिडर अ करंट, जो करंट होता है हमारा, यहाँ पर जो करंट होता है, यहाँ पर जो करंट होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल आई। कंसिडर अ करंट, यहाँ मैं लिखूंगा कंसिडर अ करंट, कंसिडर अ करंट आई following through, consider a current I following through resistors of resistance, following through resistor of resistance तो यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट कि जब यहाँ पर किसी करंट जब फ्लो होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली यानी कि वो फ्री होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ जाता है, और रैंडमनेस बढ़ने के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस के अंदर भी आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयन मॉलिक्यूल्स एटम्स उसके साथ जो कोलाइड होता है तब एनर्जी लूज होती है, और जो एनर्जी लूज होती है वो हीट के फॉर्म में लूज होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंसिडर अ करंट आई फॉलोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर जो V है हमारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस, V जो है वो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा अक्रॉस द रेजिस्टर। T जो T है यहाँ पर T स्मॉल t वो है हमारा टाइम, सो T बी द टाइम इंटरवल, be the time interval, so time interval during which a charge is so during which a charge is Q flows यहाँ पर जो टाइम t के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे कैपिटल Q। सो कैपिटल Q फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि जो हीट होता है, यहाँ पर हमने देखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि a metallic conductor offers resist to the flow of current, so work must be done by the current source for a continuous flow of electric current through a conductor। यानी कि जब कंटिन्यूअसली करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने की वजह से उनके अंदर से यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट के फॉर्म में लूज होती है। सो यहाँ पर हमने लिखा V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टर, यानी कि जो हमारा रेजिस्टर्स है वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। देन I जो है हमारा वो है करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, एंड T इज बी द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच अ चार्जेस, जब Q जो फ्लो होता है Q फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा मेटालिक कंडक्टर के अंदर जब करंट पास होता है, करंट जब फ्लो करता है तो यहाँ पर करंट के फ्लो करने पर यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है उसके कारण यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करने लगते हैं, और मूव करने के वजह कारण वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोलाइड करते हैं, और कोलाइड की वजह से यहाँ पर हीट निकलती है, और जो हीट निकलती है तो यहाँ पर हमने हीट जो निकलती है उसी को ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग के अंदर हमने देखा I जो है वो फॉलोइंग थ्रू रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, V is the potential difference and T is the time interval during which charges Q flows through them। तो यहाँ पर the work done by the current, जो यहाँ पर वर्क जो डन होगा, so the work done by the current source in moving charge Q through potential difference V is V into Q। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसे, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा, आप इसे लिख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो
तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि जो वर्क डन हो रहा है, सो द वर्क डन बाय द करंट सोर्स इन मूविंग चार्ज q थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस. तो द वर्क डन इज, so the work done by the current यानी कि वर्क डन बाय द करंट सोर्स इन मूविंग चार्ज q थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पर हम बोलेंगे V, यानी कि वोल्टेज इज V इंटू क्यू. सो द वर्क डन बाय द करंट सोर्स इन अ मूविंग चार्ज Q थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस. यानी मैं यहां पर एक सर्किट ड्रॉ करूंगा. तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर से जो करंट पास हो रहा है हमारा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पर I जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस, ये है R हमारा रेजिस्टेंस. सो करंट जो फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे Q. जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है V इंटू क्यू. So the work done by the current source in moving charge Q through potential difference is V into Q. So V is VQ. So यहाँ पर W is equal to V into Q. जो वर्क हो रहा है तो यहाँ मैं लिखूंगा W is equal to V into Q. So V into Q यहाँ पर, लेकिन I is equal to Q upon T. आपको पता है I is equal to Q upon T. सो यहाँ पर हो जाएगा V, जो हो जाएगा हमारा V, जो Q is equal to, यहाँ पर I जो है हमारा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय T. तो I is equal to Q डिवाइडेड बाय T. तो V इंटू ये VQ की जगह मैं लिखूंगा I इंटू T. तो यहाँ पर हो जाएगा I इंटू T. I is equal to Q upon T. अगर मैं I को उस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा I इंटू T. तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. सो यहाँ पर I इज इक्वल टू Q बाई T. तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू 2. तो Q की जगह मैंने लिख दिया है यहाँ I इंटू T. तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. यहाँ पर मैं लिखूंगा ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अंदर आपको पता है V इज इक्वल टू होगा यहाँ पर I इंटू R. तो यहाँ पर हो जाएगा V की जगह मैं लिख दूंगा IR इंटू IT. तो यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T. तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, लेकिन I इज इक्वल टू Q अपॉन T. तो यहाँ पर Q का मैंने लिख दिया है V इंटू IT. Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा, I इंटू T. सो I इंटू T बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R. तो I इंटू R एंड I इंटू T. तो I हो जाएगा I स्क्वायर, I जो हो जाएगा I स्क्वायर और R इंटू T. तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जूल्स का जो फॉर्मूला बन रहा है वो हो जाएगा W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो ये है हीट के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ Q की जगह I, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाएगा V इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, जो हीटिंग कैपेसिटी है हीट की वजह से, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो हमने पढ़ा कि अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ अ वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर हम किससे बोलते हैं? सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो जितने टाइम के अंदर वर्क डन होता है उसी को ही हम बोलते हैं पावर.
So the rate of which electrical energy is consumed is called electrical power. When work is done and equal amount of electrical energy is consumed, यानी कि rate of which electrical energy is consumed, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर. सो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पर रेट ऑफ टाइम जो वर्क डन होता है कि जितने टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसी को ही हम बोलते हैं पावर. सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होती है. हम घर में जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं वो सारे के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है जितने टाइम के अंदर, उसी को ही हम बोलते हैं पावर. तो यहाँ पर पावर के लिए अगर मैं बात करूं, इफ W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन अ टाइम t, सो टाइम t के अंदर यहाँ पर W जितनी अमाउंट यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, सो W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन टाइम t सेकंड, सो दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू W अपॉन, यहाँ पर होगा W अपॉन T. तो स्टूडेंट यहाँ पर इफ द W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो यहाँ पर जो W है हमारा, जितनी भी यहाँ पर अमाउंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसे यहाँ पर हम बोलेंगे W. सो P इज इक्वल टू W अपॉन T टाइम के अंदर, दैट इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू W बाय T. तो पावर के लिए यहाँ पर P अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी कंज्यूम हुई है W टाइम T के अंदर डिवाइडेड बाय T. तो यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट W इज इक्वल टू V इंटू Q, तो यहाँ पर मैं W की जगह रख दूंगा V इंटू Q, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T. तो यहाँ पर P इज इक्वल टू V Q अपॉन T, तो V Q अपॉन T, बट यहाँ पर V Q अपॉन T, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T. आपको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q अपॉन T की जगह मैं लिख दूंगा I. सो P इज इक्वल टू V इंटू I. सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा पावर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय T, यानी कि टाइम T. सो W इज इक्वल टू V इंटू Q, यहाँ पर W की जगह हमने ले लिया V इंटू Q. सो P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, बट यहाँ पर Q बाई T, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा VI. तो आपको स्टूडेंट पता है P इज इक्वल टू V इंटू I. सो स्टूडेंट आपको पता है P इज इक्वल टू V इंटू I. सो फॉर्मूला जो है हमारा P इज इक्वल टू V इंटू I, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम लॉ को आप याद करो, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I इंटू R. तो यहाँ पर जो V है हमारा, उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा P इज इक्वल टू I इंटू R, और ये हमारा हो जाएगा I इंटू R. सो P इज इक्वल टू IR, और हमारा जो ये I है ये तो रहेगा यहाँ पर VR, लेकिन V इज इक्वल टू I इंटू R. तो यहाँ पर मैंने V की जगह पर लिख दिया IR, और एक I तो हमारे पास ऑलरेडी है, सो I इंटू R इंटू I. सो यहाँ पर हो जाएगा पावर इज इक्वल टू, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा जो पावर होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर. व्हेन वर्क इज डन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो जब वर्क डन होता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है किसी टाइम t के अंदर, उसी को हम बोलते हैं पावर. तो इफ W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन टाइम t, then electrical power is given by P is equal to W by T. तो जो यहाँ पर W है वो है हमारा amount of energy जो consume होती है टाइम t के अंदर divided by T. So W is equal to V into Q. W यहाँ पर V into Q. So P is equal to W की जगह हम लिखा V into Q divided by T. लेकिन Q by T is equal to I, यानी I is equal to Q by T. So P is equal to V into I.
तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि I जो हमारा है इज इक्वल टू Q बाई टी, यहाँ पर सो V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, ओम्स लॉ के अंदर V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो P इज इक्वल टू V की जगह हमने IR लिख दिया, एक I ऑलरेडी हमारे यहाँ हमारे पास है, सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, यहाँ पर I स्क्वायर R, यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, तो P जो हमारा हो जाएगा वो होगा I स्क्वायर इंटू R। तो स्टूडेंट ये हुआ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें मिला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो जो पावर होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हमने यहाँ पर W जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो किसी टाइम t के अंदर यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, then electric power is given by P is equal to W upon T, तो W is equal to V into Q, तो P is equal to यहाँ पर W का वैल्यू मैंने रख दिया V into Q divided by T, लेकिन I is equal to Q divided by T, so V into I, तो यहाँ पर Ohm's law V is equal to I into R, so P is equal to I into R into I, so P is equal to यानी कि power is equal to I square into R। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से समझ लो, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जितना भी वर्क डन होता है किसी टाइम के अंदर उसे हम पावर बोलते हैं, उसका इक्वल अमाउंट, जितना भी अमाउंट यहाँ पर वर्क डन होता है, जितना भी अमाउंट यहाँ पर जो वर्क इज W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो वर्क होता है यहाँ पर W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन टाइम t, सो W इज द अमाउंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना भी कंज्यूम होता है तो उसे हम बोलेंगे जो अमाउंट है हमारा वो हो जाएगा W, सो P इज इक्वल टू W अपॉन T, W इज इक्वल टू V इंटू Q, P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, P इज इक्वल टू V इंटू I, सो ओम्स लॉ है V की जगह हम ले लेंगे I इंटू R, सो P इज इक्वल टू IR इंटू I, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अच्छी तरह से देख लो, प्रिपेयर कर लो, ओके स्टूडेंट, इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, तब तक आप इसे लिख लीजिए। तो स्टूडेंट हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर हम किसे बोलते हैं, तो जो रेट ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होती है उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर हमने देखा कि W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन टाइम t, t को हमने सेकंड के अंदर लिया, सो हमने लिखा कंज्यूम इन t, द इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू W अपॉन T, सो W इज इक्वल टू V इंटू Q, सो P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, यानी कि P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, लेकिन आपको पता है P इज इक्वल टू VI, क्योंकि I इज इक्वल टू Q बाय T, तो I जो हमारा है वो होता है Q बाई T, सो P इज इक्वल टू VI। ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा था V इज इक्वल टू IR, I इंटू R, सो P इज इक्वल टू IR इंटू I, सो I स्क्वायर R, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अगेन हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करेंगे, अगेन यहाँ पर हम ओम्स लॉ, फिर से हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो हमने जो लास्ट हमने लिखा था P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। I हमारा जो है यहाँ पर करंट है और R जो है हमारा रेजिस्टेंस है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। आपको पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R, तो पावर हो जाएगा हमारा, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर, यहाँ पर I स्क्वायर हमने लिया था तो यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू R, सो V स्क्वायर अपॉन R इंटू R, तो यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर इज इक्वल टू, आप किसी भी फॉर्मूला का यहाँ यूज कर सकते हो। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, SI
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, और वॉट को हम लिखते हैं कैपिटल W. सो पावर इज वॉट, तो वॉट इज इक्वल टू वॉल्ट इंटू एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा पावर का फॉर्मूला हमने प्रूव किया. पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. So when work is done an equal amount of electric energy is consumed. यहाँ पर पावर जो है उसका यहाँ पर ऐसा यूनिट होता है, पावर का ऐसा यूनिट होगा यहाँ पर वाट, यहाँ पर होगा वाट यानी W. तो इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिए. ओके स्टूडेंट. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि जो v स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन आर पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ पर स्टूडेंट आप किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते. ओके स्टूडेंट, गुड बाय. तो स्टूडेंट यहाँ पर पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो हमने फॉर्मूला प्रूव किया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. तो स्टूडेंट यहाँ पर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. तो ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर लिया. लेकिन अगेन हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे. अगेन ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ के अंदर आपको स्टूडेंट पता है कि यहाँ पर I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है. तो I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो यहाँ पर I की जगह पर मैं लिख दूंगा V अपॉन R. तो I स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. और जो ये R है हमारा वो R यहाँ पर हो जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल टू V अपॉन V स्क्वायर अपॉन R. क्योंकि यहाँ पर a का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. तो ये आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो. और पावर का ऐसा यूनिट होता है व्हाट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होगा वो हो जाएगा W यानी वॉट. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वॉट, और उसे हम लिखते हैं कैपिटल W से. सो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल पावर इज व्हाट, व्हाट इज इक्वल टू वोल्ट इनटू एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऐसा यूनिट है पावर का वो है वॉट, यानी उसे हम कैपिटल W से यहाँ पर लिखते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. लेकिन ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा I इज इक्वल टू V अपॉन आर. तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पर एक एक आर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन आर किसी भी फॉर्मूला का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का थियरी यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ओके स्टूडेंट, गुड बाय. वेलकम स्टूडेंट. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर कुछ एग्जांपल हम देखेंगे. तो एग्जांपल के अंदर यहाँ पर दिया गया है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन. यानी कि एन इलेक्ट्रिकल मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 यानी कि 220 वोल्ट लाइन. डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें एम्पियर यानी कि यहाँ पर हमें आई दिया गया है 5 एम्पियर. आई जो है हमारा वो है 5 एम्पियर. सो 5 एम्पियर. वोल्टेज हमें यहाँ दिया गया है V जो है हमारा है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट. 220 वोल्ट. तो यहाँ पर हमें पावर फाइंड करना है. तो पावर फाइंड करने के लिए यहाँ पर T जो हमारा है 2 आवर्स. T जो है 2 आवर्स. 2 आवर्स यानी
यहाँ पर 60 आवर्स, यानी हमें इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 × 60 × 60। तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 36 × 2 यानी कि 72 यहाँ पर जो हमारा है वो सेकेंड के अंदर हमें टाइम मिल गया 7200। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, यानी कि यहाँ पर कितना पावर यूज होता है और कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको पता है P पावर इज इक्वल टू V × I। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू V × I, तो हमारे पास V × I, तो V × I हमारे पास 220, यहाँ पर V है हमारा 220, और अगर हम करंट की बात करें तो 5 एम्पियर, तो 220 × 5, तो आंसर हमारा जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1100 वॉट। तो 1100 वॉट यानी कैपिटल W, जो पावर का ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट। तो यहाँ पर मिल गया हमें पावर यानी कि 1100 वॉट इज इक्वल टू, अगर हम उसे 1100 वॉट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम यानी जो W है हमें वो फाइंड करना है, वो जूल पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर 1100 जूल पर सेकेंड में ले लूंगा, जूल पर सेकेंड। यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम कितनी होती है, सो एनर्जी कंज्यूम जो होती है यहाँ पर मैं लिखूंगा W, सो W इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू I × T। तो यहाँ पर 1100 जूल × 7200 सेकेंड, तो यहाँ पर I × T, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा × 7200। आंसर हमारा यहाँ पर हमें मिल जाएगा 792 4 टाइम्स 0 जूल, 792 1 2 3 4 टाइम्स 0 जूल। तो यहाँ पर जूल हमें आंसर मिला है, हमें उसे हम यहाँ पर थोड़ा पॉइंट लेंगे, 7 यहाँ मैं लिख दूंगा 7.92 × 10⁶। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6, तो 7.92 4 टाइम्स 0 7.92 × 10⁶ यहाँ पर हो जाएगा हमारा जूल आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया। दूसरे एग्जांपल के अंदर हमें दिया गया 100 जूल ऑफ हीट, 100 joule of heat is produced in each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistors. तो यहाँ पर हमारे पास 100 जूल ऑफ हीट यानी हीट हमें यहाँ पर दिया गया है 100 जूल, तो यहाँ पर हीट हमें दिया गया है 100 जूल। देन अगर हम बात करें W, यहाँ पर बात करें अगर हम R की, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो है 4 ओम, तो रेजिस्टेंस है 4 ओम। देन अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम, तो टाइम हम यहाँ पर इस सेकंड यानी कि टाइम जो है वो यहाँ पर t सेकंड यानी कि हम 1 सेकंड ले लेंगे, 1 सेकंड। एंड B हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो हमें लास्ट टॉपिक में ही जो फॉर्मूला था हीट का, तो H इज इक्वल टू I² × R × T, तो यहाँ पर हमें V फाइंड करना है। तो V फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो V फाइंड करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो करंट जो है हमारा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू यहाँ पर H/RT, यहाँ पर I² है तो √H/RT लेना पड़ेगा। सो H/RT, सो यहाँ पर मैं ले लूंगा H का वैल्यू, तो H का वैल्यू जो है हमारा वो है हमारा यहाँ पर 100 जूल डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है 4 ओम, तो यहाँ पर 100 जूल डिवाइडेड बाय 4 ओम इंटू यहाँ पर T हमें दिया गया है 1 सेकेंड, तो यहाँ पर मैं लूंगा 25 4 तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 25, और 25 जो होता है हमारा वो यहाँ पर होगा 5 एम्पियर, यहाँ पर मिलेगा 25।
तो यहाँ पर I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा I इंटू 5 एम्पियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर हमने देखा I, V और T दिया गया था, हमने यहाँ पर वॉट फाइंड किया, कंज्यूम पावर फाइंड किया, पावर यहाँ पर हमें मिला 1100 वॉट, 1100 जूल पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा W इज इक्वल टू I2 1100 इंटू 7200, ये आंसर हो गया 7.92। और जो 100 जूल ऑफ हीट यहाँ पर था उसको हमने प्रोड्यूस इन ईच सेकंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। तो यहाँ पर हमने एम्पियर फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह के एग्जांपल आप तो स्टूडेंट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। I हमें मिल गया, हमको पता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर I जो है हमारा 5 एम्पियर, तो 5 इंटू रेजिस्टेंस हमारा 4 है, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो मिल गया हमें 20 वॉट। तो स्टूडेंट इस तरह से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप अपने आप सॉल्व करते जाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व करने पर ही आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और अच्छी तरह से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।